नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे ने आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। हालांकि इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि वो सरकार में शामिल नहीं होंगे और सरकार को बाहर से समर्थन देंगे। हालांकि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने उनसे डिप्टी सीएम बनने का अनुरोध किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को सार्वजनिक रूप से मीडिया में आकर देवेंद्र फडणवीस से डिप्टी सीएम बनने की अपील करनी पड़ी, जिसके बाद फडणवीस ने भी डिप्टी सीएम की शपथ ली। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा सरकार से बाहर रहने का ऐलान करने के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनसे सरकार में शामिल होने की अपील की। जेपी नड्डा ने कहा कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया है कि देवेंद्र फडणवीस को सरकार में आना चाहिए और पदभार संभालना चाहिए, इसलिए उनसे व्यक्तिगत अनुरोध किया और केंद्रीय नेतृत्व ने निर्देशित किया है कि देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम के रूप में कार्यभार संभालना चाहिए। वहीं देवेंद्र फडणवीस के डिप्टी सीएम बनने की बात मानने के बाद गृहमंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर कहा कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के कहने पर देवेंद्र फडणवीस जी ने बड़ा मन दिखाते हुए महाराष्ट्र राज्य और जनता के हित में सरकार में शामिल होने का निर्णय लिया है। ये निर्णय महाराष्ट्र के प्रति उनकी सच्ची निष्ठा व सेवा भाव का परिचायक है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने अमित शाह के ट्वीट को रीट्वीट कर कहा कि प्रामाणिक कार्यकर्ता के नाते पार्टी के आदेश का मैं पालन करता हूँ। जिस पार्टी ने मुझे सर्वोच्च पद तक पहुंचाया उसका आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है। बता दें, मुख्यमंत्री न बन पाने के कारण देवेंद्र फडणवीस नाराज बताए जा रहे हैं, जिसके बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को मीडिया के सामने आकर उनसे सरकार में शामिल होने की अपील करनी पड़ी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले एकनाथ शिंदे की पूरी कोशिश है कि वो अपने आप को असली शिवसेना के तौर पर पेश करें। इसी कारण से उन्होंने अपनी शपथ की शुरुआत भी बाला साहेब ठाकरे के नाम से की। यही नहीं, एकनाथ शिंदे ने अब ट्विटर पर अपनी प्रोफाइल पिक्चर भी बदल ली है। शिंदे ने जो तस्वीर लगाई है उसमें बाला साहेब ठाकरे कुर्सी पर बैठे हुए हैं और शिंदे उनके पैरों के पास बैठे हुए हैं। एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि शिवसेना के 40 और निर्दलीय विधायक 10 को मिलाकर हमारे साथ 50 विधायकों का समर्थन है। शिंदे ने कहा कि हम लोगों ने बाला साहेब के विचार को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। हमें पद की लालसा नहीं है, मुझे किसी चीज की जरूरत भी नहीं। शिंदे ने कहा कि आपने देखा होगा कि विपक्ष से लोग सत्ता की ओर जाते हैं, लेकिन हम सत्ता में पहले से थे। शिंदे ने कहा कि जो विधायक हमारे साथ हैं उनको लगा कि वो जिनके साथ हैं उनके कारण वो अपने मतदाताओं के लिए कुछ नहीं कर पा रहे और इसलिए उनका चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा। ये सब ऐसी दुविधा में थे। शिंदे ने कहा कि विधायकों ने बार बार कोशिश की कि वो वापस से बीजेपी के साथ आ जाएं, दोनों विचारधारा वाली पार्टी राज्य का विकास करें, लेकिन हमें सफलता नहीं मिली। इसलिए यह कदम हमने कुछ पाने के लिए नहीं, ये विचारधारा की बात है, ये विकास की बात है। इसके साथ ही शिंदे ने देवेंद्र फडणवीस, पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा का धन्यवाद भी दिया और कहा कि वो चाहते तो 120 विधायक उनके पास हैं और वो सीएम बन सकते थे। उदयपुर में हुए कन्हैयालाल हत्याकांड को लेकर कांग्रेस के दो बड़े नेता गुरुवार को ट्विटर पर आमने सामने आ गए। इन बड़े नेताओं के नाम आचार्य प्रमोद कृष्णम और जयराम रमेश हैं। हुआ यूं कि आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कन्हैयालाल हत्याकांड को लेकर राजस्थान में कांग्रेस की गहलोत सरकार पर सवाल उठा दिए और तमाम सवालों को उठाते हुए उन्होंने ये भी कहा कि राजस्थान में सरकार का इकबाल बिल्कुल खत्म हो गया है। लेकिन इस पर कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा कि आप दूसरी बार लक्ष्मण रेखा पार कर चुके हैं और आपने जो कुछ भी लिखा है वो तथ्यों से बहुत परे है। तो आचार्य प्रमोद कृष्णम ने उन्हें फिर से जवाब दिया। इसके बाद आचार्य प्रमोद कृष्णम के कई समर्थकों ने भी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को टैग कर जयराम रमेश के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। तो आचार्य प्रमोद कृष्णम फिर मैदान में उतर आए। उन्होंने जयराम रमेश का नाम लिए बिना ऐसे लोगों को नास्तिक बता दिया और कहा ये लोग धर्म का मर्म नहीं जानते। उदयपुर में दर्जी की हत्या के खिलाफ गुरुवार को हिंदू संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान पत्थरबाजी भी हुई, लेकिन पुलिस ने हालात को काबू में कर लिया। उधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पीड़ित के घर पहुंचे और उनके परिजनों को सांत्वना दी। गहलोत ने उन्हें 51 लाख रुपए का चेक भी सौंपा। इस घटना के विरोध में गुरुवार को जयपुर बंद का आह्वान किया गया है। बंद का अच्छा असर है और बड़ी संख्या में दुकानें बंद हैं। उदयपुर में हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए और उन्होंने जुलूस निकाला। इस दौरान पुलिस का अमला भी तैनात रहा। राजस्थान में तनाव के माहौल को देखते हुए पूरे राज्य में धारा 144 को लागू किया गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उदयपुर में कन्हैयालाल के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। जिस तरीके से हत्या की गई वो जघन्य अपराध है। उन्होंने कहा कि हमने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को पकड़ लिया। रात भर में ही पता लग गया ये मामला अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से संबंधित है। ये पता लग गया इसके पीछे आतंकी संगठन है। उन्होंने कहा कि इस मामले में तुरंत न्याय होगा। वहीं कन्हैयालाल के बेटे यश ने कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत से उनकी मुलाकात हुई और मुख्यमंत्री ने आर्थिक मदद और सरकारी नौकरी देने की बात कही।
कन्हैयालाल के बेटे ने कहा कि हमने उनसे खुद की सुरक्षा की भी मांग की है। जिन लोगों ने मेरे पिता के साथ ऐसा किया उनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए, यही मांग है। उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या को लेकर अब संयुक्त राष्ट्र की प्रतिक्रिया आई है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम सभी धर्मों का पूर्ण सम्मान और ये सुनिश्चित करने के लिए कहते हैं, साथ ही सुनिश्चित करने के लिए भी कहते हैं कि विभिन्न समुदाय विश्व स्तर पर सद्भाव और शांति से रह सकें। वहीं ऑल्ट न्यूज़ के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हम अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार में विश्वास करते हैं, हम पत्रकारों के खुद को व्यक्त करने के मौलिक अधिकार में विश्वास करते हैं और हम लोगों के लिए अन्य समुदायों और अन्य धर्मों का सम्मान करने की मूलभूत आवश्यकता में भी विश्वास करते हैं। अग्निपथ योजना के खिलाफ पंजाब सरकार खुलकर विरोध में आ गई है। पंजाब विधानसभा ने गुरुवार को योजना के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया। बीजेपी के 2 विधायकों अश्विनी शर्मा और जंगी लाल महाजन ने हालांकि प्रस्ताव का विरोध किया। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सदन में प्रस्ताव पेश किया। केंद्र सरकार ने नौसेना, सेना और वायुसेना में 17.5 से 21 वर्ष की आयु के युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना की घोषणा करने के बाद पंजाब और हरियाणा सहित देश के विभिन्न हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हुए थे। संकल्प पर चर्चा में भाग लेते हुए सीएम मान ने कहा कि वो जल्द ही प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ अग्निपथ योजना का मुद्दा उठाएंगे। उन्होंने कहा ये योजना एक तरफा है, इसीलिए देशव्यापी विरोध हो रहा है। ये योजना देश के युवाओं के खिलाफ है। इससे उन लोगों में असंतोष पैदा होने की संभावना है जो लंबे समय तक देश के सशस्त्र बलों की सेवा करना चाहते हैं। दिल्ली पुलिस की एक टीम गुरुवार को ऑल्ट न्यूज़ के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर के बेंगलुरु स्थित आवास पर जांच के लिए पहुंची। ऑल्ट न्यूज़ ने इस बीच जुबैर की गिरफ्तारी को हाई कोर्ट में चुनौती दे दी है। हाई कोर्ट 1 जुलाई को सुनवाई करेगा। मोहम्मद जुबैर को ट्वीट के जरिए हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में सोमवार को गिरफ्तार किया गया था। मंगलवार को दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें 4 दिन के रिमांड पर दिल्ली पुलिस को सौंप दिया था। राष्ट्रपति चुनाव में कुछ विपक्षी दलों के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को क्या और विपक्षी राजनीतिक दल झटका देने जा रहे हैं? जनता दल सेक्युलर यानी कि जेडीएस एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के नाम का समर्थन कर सकता है। जेडीएस ने राष्ट्रपति चुनाव के चयन के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से बुलाई गई बैठक में भाग भी लिया था, लेकिन अब वो विपक्षी खेमे से हट सकता है। हालांकि जेडीएस की ओर से ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि वो द्रौपदी मुर्मू के नाम का समर्थन कर बीजेपी का समर्थन नहीं कर रहा है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि द्रौपदी मुर्मू के पास काफ़ी समर्थन है, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने हमारा समर्थन मांगा है और ये उनका बड़प्पन है। जेडीएस के अलावा झारखंड में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार चला रहा झारखंड मुक्ति मोर्चा भी द्रौपदी मुर्मू के नाम का समर्थन कर सकता है। इस तरह के संकेत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद मिले। देश के उच्च सदन राज्यसभा में मौजूद सांसदों में से 31% सांसदों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर ने 233 मौजूदा सांसदों में से 226 के आपराधिक, वित्तीय और बाकी विवरणों का विश्लेषण किया है। मौजूदा राज्यसभा में 1 सीट खाली है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2 सांसदों का विश्लेषण नहीं किया गया है क्योंकि उनके हलफनामे उपलब्ध नहीं थे और जम्मू कश्मीर की 4 सीटें अपरिभाषित हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्यसभा के 2 सांसदों ने हत्या से जुड़े मामले और 4 सांसदों ने हत्या के प्रयास से जुड़े मामले घोषित किए हैं, जबकि 4 राज्यसभा सांसदों ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों से संबंधित मामलों की घोषणा की है। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार राज्यसभा सांसदों की औसत संपत्ति 79.54 करोड़ रुपए है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 226 मौजूदा राज्यसभा सांसदों में से 197 करोड़पति हैं, यानी कि 87% सांसद करोड़पति हैं और प्रति राज्यसभा सांसद की औसत संपत्ति 79.54 करोड़ रुपए है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।